हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम थियरी सब्जेक्ट्स को मेरे क्लास में पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको एक बार समझा दूँ सो दैट हम पूरी पढ़ाई को ईजिली ख़त्म कर पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस तरफ बोर्ड पे देखें तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसके 4 अलग तरीके के पैरामीटर्स मैंने आपके सामने लिख रखे। मैं हर एक पैरामीटर को आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहली चीज़ मैंने लिखी है क्लास वर्क, जिसका सीधा मतलब ये है, मैं जब आपको कोई भी थियरी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, बोर्ड पे उसका थियरी का पार्ट लिखूँगा, मैं वीडियो में कहता जाऊँगा कि पॉज करके इसे लिखिए। इसका मतलब आप मेरे साथ लेक्चर में रनिंग नोट्स मेंटेन करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा, आपने जो कंसेप्ट जब पढ़ा तब लिखा तो आपको कंसेप्ट याद रह जाएगा। सेकेंड पैरामीटर जिसको मैंने कहा है होमवर्क। थियरी सब्जेक्ट्स में 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में किसी भी बच्चे का अगर आखिर में ये कंप्लेंट रह जाता है कि सर मेरा पेपर ख़त्म नहीं हो रहा, या मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, या मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, तो उसका रीज़न सबसे सिंपल ये होता है कि उस बच्चे का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है, एंड एट द सेम टाइम चीज़ें याद भी नहीं आती। तो सेकेंड पैरामीटर मेरा डेवलप करने का रीज़न यही है, एक बच्चे को एक एक्सटेंसिव लेवल पे राइटिंग प्रैक्टिस मिले सो दैट उसका प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग, स्पीड ये सब सुधरे, और लिखने की वजह से याद भी हो जाता है, तो थियरी बिकम्स वेरी इजी। थर्ड पैरामीटर मैंने लिखा है मार्किंग, जो बेसिकली हमारे क्लास वर्क से ही जुड़ा हुआ है। जब भी मैं कोई थियरी क्वेश्चन आपके क्लास में आपको लिखने को कहूँगा पॉज करके, एग्जैक्ट उसके बाजू में बोर्ड में वो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है वो क्लियर करूँगा। आई रिपीट, जब भी मैं कोई लेक्चर में आपको कुछ भी लिखने को कहूँगा तो उस कंटेंट के बाजू में मैं उसका बोर्ड वेटेज जिसमें वो आने के लिए पॉसिबल क्वेश्चन है वो लिख दूंगा, सो दैट आप टारगेटेड स्टडी कर पाएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट को कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। और आखिर में टेक्स्ट बुक जिसको मैंने ऑप्शनल लिखा है, उसका ऑप्शनल बोलने का रीज़न, आप लोग हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर से जुड़े हुए हमारे मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर ही रहे होंगे, और आप उसमें से बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि सर हमें 12th बोर्ड के लिए आपके मटेरियल में से ही सिर्फ पढ़ना है। तो मैं इस सवाल का हर सब्जेक्ट के लिए जवाब दे दूं कि आंसर इज़ डेफिनेटली येस। आप हमारे मटेरियल से पढ़ें, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आदत है कि टेक्स्ट बुक सर हम पढ़ेंगे ही, तो फोर्थ पैरामीटर जो मैंने लिखा है दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक विच इज़ वेरी मच ऑप्शनल। सर आप हमें जो मटेरियल देंगे उसे हमें कैसे यूज़ करना है उसे भी एक तरीके से मैं क्लियर कर दूं। हमारा पूरा थियरी का मटेरियल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिवाइडेड। जनरली आज तक ऐसा देखा जाता था कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद उसके पीछे एक्सरसाइज में जो प्रिंटेड क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आप टेक्स्ट बुक के लिमिटेड कंटेंट को उठा के उसका आंसर बनाते थे। जनरली ये एक्सरसाइज टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। रीज़न, पढ़ना है, फिर ढूंढना है, फिर पढ़ के वापस लिखना है। हमने उसको कट शॉर्ट कर दिया है, जो लिखना है वही पढ़ना है। मेरे शब्द शायद आप सबको समझ में आ रहे होंगे, जो लिखना है वही पढ़ना है, जिसके चलते टेक्स्ट बुक के हर एक टॉपिक को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके आंसर में डिवाइड करके रखा है। एंड आई प्रॉमिस, जो बच्चे 12th में हमारे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, यू विल लव इट कि इतना वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में इतने सही तरीके से चीज़ों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके डिवाइड करके रखा है दैट ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर गेटिंग इन स्मॉल पार्ट्स वेरी नाइसली। और इसी तरीके से आपका पूरा चैप्टर लॉन्ग आंसर फॉर्म में ख़त्म होता है, फिर 2 मार्क के स्टेटमेंट्स हैं, फिर 1 लाइनर्स हैं, फिर MCQ हैं, लुकिंग टू दी बोर्ड पेपर पैटर्न। मैंने आप सबके लिए इस पहले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम थियरी लेक्चर्स में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, आपके पास आपके मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी है, आपके पास आपकी क्लास नोटबुक है, इस लेक्चर के टाइम पे हाथ में एक अच्छी सी पेन है, तो जब मैं कंसेप्ट लिखने को कहूँगा आप पहले उसको समझते जाएंगे मेरे साथ और लिखते जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का
पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एवरीवन, आप सब आज मेरे साथ चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से। मैंने आपके बोर्ड पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन 1 लिख रखा है। मैं आप सबको पहले क्वेश्चन समझाने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर हम आंसर भी तुरंत स्टार्ट कर देंगे। हर कोई बच्चा अगर क्वेश्चन 1 को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन 1 के अंदर आपको 4 चीज़ें समझानी होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। सर तो इसमें 4 हिस्से हैं, डेफिनेटली देखिए मैंने आपके लिए लिख के भी रखा है। पहले हिस्से में आप ये समझाएंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, दूसरे हिस्से में आप समझाएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, तीसरे हिस्से में समझाएंगे इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, और आखिर में आप ये समझाएंगे कि हमारे यहां पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन किस किस तरीके से होता है। सर ये हेडिंग्स आपने बोली तो सही, समझेंगे कैसे? तो बस अब हम समझना स्टार्ट करते हैं, आपको ये सब पता चल जाएगा। पर मेरे कहने का क्रक्स सिर्फ इतना है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 4 अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके हर हिस्से को समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन 1 पूरा खत्म हो जाएगा। श्योर? तो आइए हम इस क्वेश्चन 1 का पहला हिस्सा दैट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम आपके चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट समझ रहे हैं, जिसमें हम ये समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ कंज्यूमर। इस मीनिंग को समझने के लिए आप इस फ्रेम में देखिए, आपके सामने 2 इमेजेस हैं। एक आपका वेरी नोन व्हीकल जिसे हम एक्टिवा कहते हैं, और एक तरफ हमारे हेयर कट सलून वाले। हमारे अकाउंट्स की भाषा में या कॉमर्स की भाषा में इन्हें गुड्स और सर्विसेज कहा जाता है। वेरी सिंपली स्पीकिंग बेटा, आप मार्केट में या गुड्स लेने जाएं या सर्विस लेने जाएं, आपको सामने देना पड़ता है पैसा। क्या देना पड़ता है? पैसा। फिर आप उन गुड्स और सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने वाला यूज़र, सिंपल, उस यूज़र को ही हम कंज्यूमर कहते हैं जनरली। तो देखिए आपके मीनिंग ऑफ कंज्यूमर की पहली 2 लाइन, जनरली अ कंज्यूमर इज द वन हु यूजेस गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, गुड्स में अपनी एक्टिवा, सर्विसेज में हेयर कट वाला। ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी हम समझने के लिए इन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये थी पहली 2 लाइन। अब हम आगे चलें तो इस पूरी दुनिया में बेटा आपको यही देखने मिलता है कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आप जब भी लेने जाएं यू हैव टू पे मनी, यू हैव टू पे मनी। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपल मनी कैन बी टर्म्ड एज एक्सचेंज, सिंपल। अब रियल लाइफ में हम सेल 3 तरीके से होते देखते हैं। एक होती है कैश सेल्स, वेर यू पे फुल्ली, पूरा का पूरा पैसे दे देते हैं। एक होती है क्रेडिट सेल्स, जहाँ पे आप ऐसा बोलते हो हम पूरा का पूरा पैसा फ्यूचर में देंगे। या ऐसा भी कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा आप अभी दे रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा आप फ्यूचर में दोगे, फुल्ली और पार्टली, वॉट एवर द केस में भी। और एक ऐसा केस देखने मिलता है जहाँ पे हम डाउन पेमेंट पे करते हैं एक्टिवा को खरीदने के लिए, और रेस्ट सारा पैसा हम EMI के दम पे देंगे। तो मैंने आपको जो अभी चीज़ें समझाई, इसकी के बेस पे रिमेनिंग डेफिनेशन बना है कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सर आप इस एक्ट पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? 2 बार बोर्ड में MCQ में पूछा जा चुका है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या है, कंज्यूमर का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, चलिए पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर वो है, वो पर्सन है जो रिसीव करे एक्टिवा या हेयर सलून में हेयर कट अगेंस्ट द एक्सचेंज। एक्सचेंज माना मनी, एक्सचेंज माना मनी। वो कैश में पे करेगा या अग्री करेगा कि मैं पे करूंगा, माना क्रेडिट सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल। पूरा का पूरा कैश या थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट,
या किसी फ्यूचर पेमेंट प्लान, माना जिसको मैंने कहा था डाउन पेमेंट एंड देन ईएमआई सिस्टम विच इज वर्किंग। तो सिंपल, अगर किसी भी बच्चे को कंज्यूमर की डेफिनेशन याद करनी है तो उसे इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, 2 चीज़ें। ये 2 चीज़ें कब मिलती है मार्केट में? जब हम देते हैं पैसा, और पैसा जनरली 3 तरीके से दिया जाता है, या पूरा का पूरा कैश में, या पूरा पूरा क्रेडिट में, या दोनों का कॉम्बिनेशन फुल्ली पार्टली, या डाउन पेमेंट ईएमआई अंडर सम फ्यूचर पेमेंट प्लान। मुझे तो डेफिनेशन याद हो गई, ट्राई करें, ट्राई कीजिए आंखें बंद करके। जनरली अ पर्सन हु यूजेस गुड्स और सर्विस इज अ कंज्यूमर, पहली 2 लाइन। रिमेनिंग में हमने कैसे स्टार्ट किया था? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज in against exchange he pays or agrees to pay fully or partly or under some future payment plan। तो बहुत सिंपल, जब आप घर पे इस डेफिनेशन को याद कर रहे हैं तो हमें 3-4 चीजें और एलिमेंट्स याद रखने हैं। गुड सर्विस, पैसा दैट इज एक्सचेंज, कैश क्रेडिट या ईएमआई, डाउन पेमेंट अंडर सम फ्यूचर पेमेंट प्लान। तो सिंपल, आपको याद भी हो गया, याद करने की ट्रिक भी क्लियर हो गई। अब इस डेफिनेशन के अंदर ही 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपका फोकस ध्यान पे इंटरेस्टेड हूँ। आपकी फ्रेम में अभी आपको एक बंदा मेडिकल शॉप से, केमिस्ट शॉप से दवाई खरीदते हुए दिख रहा होगा। ये बंदा दवाई इसलिए लेने गया क्योंकि इनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब आपको उनके पापा भी दिख रहे हैं, बहुत प्यार से बैठे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उनको दवा देगा। अब इन 2 इमेजेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा। दवाई बेटा लेने गया है और दवाई खा बाप रहा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, दवाई लेने बेटा गया है, दवाई खा बाप रहा है। तो क्या बायर और कंज्यूमर सेम है? बायर है बेटा, यूजर है पापा, तो इन दोनों में से कंज्यूमर कौन हुआ? तो वेरी सिंपल इट इज, अगर आपने लॉजिकली इस चीज को समझा हो, जनरली द पर्सन हु यूजेस गुड्स और सर्विस इज अ कंज्यूमर। तो पापा कंज्यूमर है, भली बायर बेटा है। तो आप ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख रखी है। एनी यूजर माना पापा ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इधर केस था मेडिसिन तो प्रोडक्ट दैट इज गुड्स, हु यूजेस इट, पापा उसे कंज्यूम कर रहे थे ऑन द परमिशन ऑफ द परचेजर, बेटा बाप के लिए लाया था ना, ठीक है, इज अ कंज्यूमर, इज अ कंज्यूमर। तो पापा कंज्यूमर हुए, वेरी मच करेक्ट। आखिर में एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आपकी फ्रेम में आपको उस कंपनी का लोगो दिख रहा है जिस कंपनी को वर्ल्ड ओवर हर कोई जानता है। डेफिनेटली यू ऑल नो नेस्ले कंपनी, जिनका एक बहुत ही हार्ड हिटिंग प्रोडक्ट मैगी नूडल्स हमारे इंडिया में अनबीटेबल सेल्स के साथ चलता है। अब मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, मैगी का सप्लाई चेन ही ऐसा है, प्रोड्यूसर नेस्ले है, वो मैगी बनाता है और वो मैगी को देता है टू द रिटेल शॉप्स और द होलसेल शॉप्स। वो लोग मैगी खरीदते हैं ताकि वो ग्राहक को बेच पाए। दैट इज द पर्सन हु यू बाइज द मैगी एंड ईट्स द मैगी। अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है, कंज्यूमर हम किसे बोले? शॉप वाले को या जो घर के लिए मैगी खरीद के जा रहा है उसको? सोचिए। डेफिनेटली आप सब लॉजिकल हैं, आपका जवाब सही निकला होगा। सर वो ग्राहक जो मैगी खरीद के घर जाके खाएगा वही तो उसे कंज्यूम करेगा, तो वो कंज्यूमर होगा। दुकान वाले ने तो उसको रीसेल करने के लिए खरीदा है, कंज्यूम करने के लिए खरीदा ही नहीं है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। डेफिनेटली करेक्ट, इसलिए ऐसा कहा जाता है एनी पर्सन, ध्यान से देखें, वन हु परचेजेस गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल पर्पस। क्या बोला मैंने? फॉर रीसेल पर्पस। दुकान वाले मैगी खरीदे क्यों? क्योंकि वो ग्राहक को बेचना चाहते हैं, या रॉ मटेरियल की तरीके से खरीदा हो तो वो आगे कुछ प्रोडक्शन करेंगे, तो उन्हें कंज्यूमर माना जाता नहीं है। अब कुछ ऐसे सवाल जो बच्चों के दिमाग में लॉजिकली खड़े ही होते हैं, सर जिसका शॉप है वो मैगी नहीं खा सकता? खा सकता है, उसके घर वाले भी खा सकते हैं। जब वो मैगी कंज्यूम करेगा तो उस मैगी के लिए वो कंज्यूमर है। जनरली तो यही देखा जाता है, दुकानदार जो भी चीज़ दुकान के लिए खरीदता है वो बेचने के लिए खरीदता है। तो हाँ, इट वुड बी एन एक्सेप्शनल केस जब दुकान वाला खुद वो मैगी घर लेके जाके खाए तो वो उस मैगी के लिए कंज्यूमर है। सिंपल। सर हमने रियल लाइफ में ये तो देखा है कि हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं एज अ बिजनेसमैन और हम प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, पर हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि हमने सर्विस खरीदी और सर्विस को रीसेल किया।
तो मैं आप सबके जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ अपडेट कर दूं, आप बेटा किसी भी मोबाइल रिचार्ज शॉप से जाके जब रिचार्ज करवाते हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। रिचार्ज वाले को पहले खुद रिचार्ज खरीदना पड़ता है, अपना बैलेंस करवाना पड़ता है, फिर वो बैलेंस से आपका रिचार्ज कर सकता है। तो डेफिनेटली मोबाइल रिचार्ज जिसके दम पे आप बात करते हैं वो सर्विस है, जो पहले वो खरीदता है और फिर वो रीसेल करता है आपको। तो सर्विस रीसेल इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप सब ने मेरे साथ कंज्यूमर का डेफिनेशन बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। मैं आप सबके लिए इसका बोर्ड वेटेज क्लियर करूं तो ये आंसर आपके एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जा सकता है। सर बोर्ड प्रिस्क्राइब वेटेज में इस चैप्टर में से 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, आंसर इज डेफिनेटली यस। और सिर्फ इतना हिस्सा दैट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट टू मार्क दिस। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इस पूरे के पूरे हिस्से को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एग्जैक्ट इसके बाजू में एक ब्रैकेट बना के मार्क्स भी लिखेंगे, ठीक है। अब लिख के ख़त्म कीजिए। तो अगले हिस्से में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग 2 हिस्से दैट इज पार्ट 2 एंड 3 समझना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पार्ट 1 में आपने कंज्यूमर क्या आता है वो समझा, डेफिनेटली अच्छे से समझा। अब पार्ट 2 में आप समझेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ हम समझेंगे व्हाट इज नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई हमारे इंडिया में, यस पूरी दुनिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है। लेकिन इन दोनों कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको मेरे साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा। तो आइए पहले इस वीडियो क्लिप को एंजॉय करते हैं जो हमारे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो हमारा कंसेप्ट भी हमें आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी, माल तोलते वजन घटाकर करे मिलावट आंख चुराकर। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाओ, ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। जागो ग्राहक जागो। आपने इस वीडियो में देखा लाला धनी राम जी कैसे मिलावट कर रहे थे चीज़ों में, वजन में भी लोचा मारते होंगे। आपको नहीं लगता आप एक ग्राहक के तरीके से किसी भी राशन की दुकान पे जाए, आप चावल मांगे या दाल मांगे, वो आपको बिना मिलावट का, अच्छी क्वालिटी का, सही वज़न और सही दाम पे मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। पर ये हमारे दुनिया का एक बहुत ही ख़राब फंडा है कि लोग ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से होता है ग्राहक का शोषण, और इस ग्राहक शोषण को ही कहा जाता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इस कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, जैसे आपने जो ऐड देखी वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनाई गई है, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस है कि भाई कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका वज़न, उसकी क्वालिटी सब चेक करके लीजिए, ताकि ग्राहक अवेयर हो पाए। जैसे हम समझते थे जागो ग्राहक जागो, तो इस जागो ग्राहक जागो मुहिम के तहत सरकार ने जो भी एड्स बनाई, जहाँ जहाँ होर्डिंग्स लगाई, जो जो एडवर्टीजमेंट्स की, ये वो सारे स्टेप्स थे जो एक कंज्यूमर को एक शील्ड दे सकता था। शील्ड मीन्स प्रोटेक्टिव वॉल, ताकि वो कंज्यूमर इस अवेयरनेस को लेके किसी भी अनएथिकल एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस से बच पाए उन सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रॉफिट पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो बस सादी भाषा में हम समझ लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब शील्ड देना कंज्यूमर को फ्रॉम द अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चलते जितने भी स्टेप्स लिए हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के खिलाफ जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, इन सारे स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर तो सरकार ने सिर्फ ऐड बना के छोड़ दिया है? नहीं, सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो जो स्टेप्स लिए वो काफ़ी अलग अलग दिशा में। जैसे सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पूरा कानून अलग बना दिया, जिसके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सरकार ने उस एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम्स यानी कंज्यूमर कोर्ट्स, डेडिकेटेड कोर्ट्स, जहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के केसेस चल सकते हैं, उन्हें अलग कर दिया गया। सर अलग कोर्ट्स बना दी सरकार ने। हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी कोर्ट्स हैं। हमारे इंडिया में बेटा जितनी कोर्ट्स हैं उनमें हर तरीके का केस जाता है।
चाहे फिर वो मर्डर हो, किडनैपिंग हो, रेप हो, एक्सटॉर्शन हो। और हमारे इंडिया में इतने सारे केसेस होने की वजह से और नंबर ऑफ कोर्ट्स लिमिटेड होने की वजह से एक एक केस को सॉल्व होने में 10-10 साल भी हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का केस 20-20 साल भी चला है। ऐसे में एक ग्राहक ने जिसने 40-50 हज़ार रुपये की फ्रिज ली और उसकी फ्रिज सही क्वालिटी की ना हो और वो कंपनी पे केस करना चाहता है और आप उसे कहो कि आपको 15 साल रुकना पड़ेगा, तो ये तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन सरकार की तरफ से ही हो गया। तो सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चलते कंज्यूमर कोर्ट्स भी अलग खड़ी कर दी। काफ़ी सारे मेजर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट वो सारे स्टेप्स जो सरकार ने कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए कंज्यूमर के लिए किए हैं उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सिंपल। इसके बाद ऐसा कहा गया इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की या सरकार को ये स्टेप्स लेने की कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरत पड़ी। आप फ्रेम में देखेंगे तो आपको हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का एक ऐसा इंसान दिखेगा जैसे देख के शायद आप ये समझ ही सकते हैं वो काफ़ी गरीब है और शायद पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। आज गरीब इंसान के लिए अपना सारा काम छोड़कर कंज्यूमर फोरम्स में जाके खड़े रह के केस कर पाना और लोगों को इकट्ठा कर पाना कि उसकी हेल्प करे, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए सरकार ने कदम उठाए। बिकॉज एक रीज़न है, हमारे यहाँ पे लोग यूनाइट नहीं हो पाते, दे डोंट हैव अवेयरनेस, तभी सरकार को एड्स बनानी पड़ी। अच्छा, आप सबसे एक छोटा सवाल पूछूं, इस पर ध्यान देके सोच के बताइए, क्या आप रेस्टोरेंट में बिना खाना खाए उसका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं? मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आप एक एरिया में हैं, आपको वॉशरूम जाना है, आपको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट दिखता है, आप उसमें खाना नहीं खाना चाहते बट यू वांट टू यूज़ वॉशरूम ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, कैन यू यूज़ इट? तो मैं आप सबके लिए जवाब क्लियर कर दूं, आंसर इज डेफिनेटली यस। एवरी वॉशरूम ऑफ एवरी रेस्टोरेंट इज़ अ पब्लिक एरिया और उसके लिए आपको उस रेस्टोरेंट में खाना खाने की ज़रूरत नहीं। सरप्राइज्ड? तो चलिए एक और फैक्ट रिवील करता हूँ आप सबके साथ। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आप जो पानी पी रहे हो वहाँ का नॉर्मल पानी है, मिनरल वाटर नहीं है, तो क्या बिल में उस नॉर्मल पानी का चार्ज लिया जा सकता है सर्विस चार्ज के नाम पे? सोचिए, मिनरल वाटर नहीं है, सादा पानी है। लॉजिकली जवाब होता है नहीं, लीगली भी जवाब है नहीं। पर एक टाइम पे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे इंडिया में जो अपना दिए गए सादे पानी का सर्विस चार्ज के नाम पे बिल ऐड करते थे। तो हमारे इंडिया के कानून में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में कितने लोगों को पता होगा? तो सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ लीगल मेजर्स ऑल्सो। ना वो यूनाइट हो पाते हैं और उनके पास अवेयरनेस नहीं है, ना ही उन्हें ये पता है कि वो कौन से लीगल स्टेप्स ले सकते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के चलते। इसी के चलते कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड खड़ा हुआ। तो हम इसको पढ़ के देखेंगे। कंज्यूमर्स दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू यूनाइट एंड बी अवेयर और दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ लीगल मेजर्स in the event of consumer exploitation. That's why consumer protection was required. तो बेटा आपने मेरे साथ सेकेंड और थर्ड हिस्सा भी समझ लिया। What do you mean by consumer protection and what is the need of consumer protection? आपके एग्जाम के लिए ये दोनों चीज़ें फिलहाल लेस इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लाइफ के लिए कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो आइए अब हम इस आंसर के लास्ट हिस्से को देखते हैं। How a consumer is exploited or different ways of consumer exploitation। ठीक है, आई हेलो स्टूडेंट्स, तो हम हमारे क्वेश्चन 1 का लास्ट हिस्सा आप समझ रहे हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। जनरली कितने कितने तरीक़ों से ग्राहक का शोषण देखा गया है। हमारे इस हिस्से में 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। हर एक पार्ट को धीरे धीरे हम समझेंगे। आई रिपीट, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन 3 हेड्स में या 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। अब आप फ्रेम में जो इमेज देख रहे हैं एक लेडी का, जिन्होंने बाज़ार में से एक लो क्वालिटी का हेयर स्ट्रेटनर खरीदा, अपने हेयर को स्ट्रेट करने की कोशिश की। हेयर इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेट हुआ कि हेयर आधा हाथ में आ गया। ये बताए क्या है? जब कोई कंज्यूमर पैसा देने के बाद भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बाय मिस्टेक उसके पास आ जाता है, तो उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट के यूज़ के चलते जो फिज़िकल डैमेज उसे होता है उसे हम फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन में गिनते हैं। और फॉर श्योर जब ये लेडी अब ऑफिस जाएगी तो सब उसको बोलेंगे ना, मैम कितना अच्छा बॉयकट आपने करवाया है।
तो जब उसको सब ऐसे टीज करेंगे तो दैट वुड बी पार्ट ऑफ मेंटल एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन ये होने का कारण बहुत सिंपल है, बिकॉज कंज्यूमर गेट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड माना लो क्वालिटी या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, तब उन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से जो फिजिकल या मेंटल नुकसान हो वो इस कैटेगरी में आता है। तो ध्यान से देखिए, वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका पहला हेडिंग है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉइटेशन, जिसे अभी हम पढ़ें। कंज्यूमर्स आर डिसअपॉइंटेड एंड गेट एंग्री व्हेन दे गेट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। तो एक हिस्सा हमने समझ लिया। दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ये ज़माना मैंने इंडिया में देखा था, होंडा एक्टिवा लॉन्च होने के बाद सबकी पहली पसंद हो गई थी, और इंडिया में एक ऐसा टाइम आया था एक्टिवा 6 महीना वेटिंग में चल रहा था। उसमें कुछ शोरूम्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस जैसे था, मैं एक्टिवा लेने गया और मैंने एक्टिवा बुक कराई तो उन्होंने मुझे कहा 3 महीने के बाद सर आपकी एक्टिवा आएगी। मैंने कहा ठीक है। कुछ बोले बिना वहाँ से जा रहा था तो सेल्समैन ने मुझे धीरे से बोला कि पूछा सर ऐसे एक्टिवा 60,000 की है, आप बुक कराओ तो 3 महीने के बाद मिलेगी, आपको अभी चाहिए तो 70 में मिल जाएगी। मैंने कहा 60,000 की एक्टिवा 70,000 में क्यों? बोले वो अभी आपको चाहिए तो 10,000 रुपया ऊपर से देना पड़ेगा, वो भी कैश में। इसे हम जनरली कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, कि चीज़ का जो भाव है उससे ज़्यादा चार्ज करके कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचना। सेलर्स ऐसा इसलिए करते हैं, जब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो तो आर्टिफिशियली गुड्स की स्केर्सिटी खड़ी की जाती है, उन्हें मार्केट में नहीं आने दिया जाता, तो डिमांड बढ़ती जाती है। तो जैसे ज़रूरत होती है और जो कैपेबल है वो बेचारा 10,000 ज़्यादा दे के भी एक्टिवा ले लेता है, पर इससे ग्राहक का जो शोषण होता है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। देखिए चलिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में कंज्यूमर्स आर फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस, 10,000 रुपये मैंने ज़्यादा के दिए होते, ड्यू टू होर्डिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग ऑफ गुड्स माना जानबूझ के उनकी सप्लाई को रोकना और फिर ज़्यादा प्राइस सेट्स करना, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग, और एक्सेट्रा मैनी अदर मेथड्स कुड बी देयर। आखिर में हम पढ़ते हैं अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। सादी भाषा में कहूँ तो कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो पूरी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। रिसेंटली सरकार ने नॉट रीयूजेबल प्लास्टिक को बैन किया। तो क्यों बैन किया? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनकी पैकिंग में ऐसा प्लास्टिक यूज़ हो रहा था जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता था एनवायरनमेंट में, और वो कहीं ना कहीं सॉइल को बहुत ख़राब तरीके से हार्म कर रहा था। तो जब ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचा जाए जिसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ऑल ओवर एनवायरनमेंट को हार्म करे, तो उसे कहा जाता है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखें आखिर में, when some products are produced by using certain materials which can harm environment, तब वो इस हेडिंग के अंदर आता है, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। सर हमने ये तीनों हेडिंग्स समझ ली, इन तीनों हेडिंग्स में इतना ही लिखना है? द आंसर इज वेरी मच येस। आप अपने मटेरियल में देखेंगे तो इन हेडिंग्स के अंदर इन तरीकों को ऐसे ही समझाया गया। अब आप मुझे पॉज करके आपकी नोटबुक में इन चीज़ों को कॉपी करेंगे, तो मैं आपसे आगे बात करूंगा कि आपको होमवर्क क्या करना है। प्लीज़, आई एम होपफुल आपने मेरे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का पार्ट ए एंड पार्ट डी, दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 4 आपकी नोटबुक में एक बार कॉपी किया होगा। नंबर 1 2 मार्क्स के लिए था, नंबर 4 3 मार्क्स के लिए था। अब क्वेश्चन 1 पढ़ने के बाद किसी भी बच्चे को घर पे होमवर्क में क्या करना है मैं आपको बताऊं। मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपको स्टेप 1 ये करना है, आपको आपके मटेरियल में से इस पूरे आंसर को अच्छे से एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ने के बाद एटलीस्ट 2 बार इस पूरे आंसर को नोटबुक में अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ लिखना है। ऐसा करने से आपकी स्पीड, आपकी हैंडराइटिंग और आपके कंसेप्ट्स और अच्छे होंगे। आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन खत्म करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।